पटना से बड़ी खबर आ रही है। अशोक चौधरी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। भूमिहार जाति पर उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है। जहानाबाद में दिए गए बयान पर यह बवाल उठ चुका है। बयान का जेडीयू में ही विरोध शुरू हो गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसका विरोध कर दिया है। बयान पर अशोक चौधरी की सफाई भी सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के बयान का विरोध जताया है और इसी पर उनकी सफाई भी अब सामने आ गई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक चौधरी के बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा उठी है। आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतर खाने ही शुरू हो चुका है और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी में जाति विशेष के खिलाफ दिए बयान के बाद जेडीयू में ही नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अशोक चौधरी ने पार्टी और नीतीश कुमार की नीतियों के विपरीत बयान दिया है। अशोक चौधरी की पार्टी के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में टिकट के लिए परिवार को प्राथमिकता नहीं मिलती है। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो इसे नहीं होने दिया जाएगा। होने वाला है तो उसको कोई प्रभावित करना चाहेगा अपने बयान के माध्यम से, तो ये जनता दल की कार्यशैली के विपरीत है। और मगध के लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति उनका भरोसा रहा है। परिस्थिति के अनुसार कोई वोट देता है अथवा नहीं देता है, लेकिन हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटर की चिंता करते हैं। और हमारे यहाँ विजय चौधरी जी हैं, माननीय ललन सिंह जी हैं, ऐसे शख्सियत के नेता हैं जिनका व्यक्तित्व का और कद इतना बड़ा जरूर है कि गांव के खेत खलिहान में जाते हैं तो गर्व के साथ अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तनाव नहीं बल्कि सद्भाव हमारी पूंजी है। और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार जाति को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी पर ही निशाना साध दिया। इस मामले को तूल पकड़ने के बाद अशोक चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ किया कि उन्होंने किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि कुछ लोग चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि वो कभी भूमिहार विरोधी नहीं रहे हैं। जाति विशेष को क्यों बोलेंगे? जीवन भर हम भूमिहार के गोद में रहे हैं। श्री बाबू और महेश बाबू मेरे पिताजी को पढ़ाए हैं। ये सब अब कोई आदमी समझ रहा है कि हमको मतलब अशोक चौधरी को बोलना मतलब पूरे पासी समाज, महादलित समाज को बोलना, तो गलत बात है ना। जिस व्यक्ति विशेष को भी मैंने नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है कि जो इस तरह के काम में संलिप्त रहते हैं, कि पार्टी के निर्णय के बाद पार्टी में रहते हुए चुनाव के समय दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई चले जाइएगा, वैसे लोगों से सावधान रहते। मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। ललन बाबू पे भी कहते हैं, ललन बाबू चुनाव लड़ रहे थे तो भूमिहार बना दिया आप उनको। क्यों भूमिहार बना दिए भाई? जीवन भर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया, समता पार्टी से लेकर, और अति पिछड़ा भाग गया उनसे। ललन बाबू पिछड़ा काम नहीं किए, वहां ललन सिंह भूमिहार हो गए, और यहां हमारे चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा हो गए। फिर नीतीश कुमार ने तो सबका काम किया है। हम तो ये बोल रहे हैं ना। अब कोई कहे कि हम अति पिछड़ा को बोल रहे हैं, कोई कहे कि हम भूमिहार को बोले, तो गलत बात है ना। तो सफाई तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद में गुरुवार को जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार को लेकर अपरोक्ष रूप से पूर्व सांसद और उनके बेटे को निशाने पर ले लिया। उन्होंने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों का पार्टी अहमियत नहीं देगी। अशोक चौधरी ने कहा था कि वो भूमिहार को खूब जानते हैं। उनकी तो बेटी की शादी भी भूमिहार जाति में ही हुई है। जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं।
लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की अब आवश्यकता नहीं है कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो आपको बता दें कि जगदीश शर्मा जहानाबाद की घोसी सीट से 7 बार और उनकी पत्नी शांति शर्मा, बेटे राहुल शर्मा भी एक दफा विधायक रह चुके हैं, जबकि जगदीश शर्मा जहानाबाद लोकसभा से 1 बार सांसद भी रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में शर्मा फैमिली ने अपने आप को अलग कर रखा था और इसका लाभ आरजेडी को मिला। आरजेडी ने जेडीयू से जहानाबाद सीट छीन ली थी। बहरहाल मंत्री अशोक चौधरी के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा पर दिए गए बयान के बाद जेडीयू में कलह बढ़ना तय माना जा रहा है। बढ़ते आगे, जहानाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में भी रार छिड़ रही है। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने भी इशारों में जेडीयू पर तंज कसना शुरू कर दिया है। जगदीश शर्मा ने अशोक चौधरी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि भूमिहारों को लेकर अशोक चौधरी की टिप्पणी बिल्कुल गलत है। हम तो एक छोटे आदमी हैं, हमारे बारे में वो बहुत गाली हमको दे सकते हैं, उनको गाली देने का छूट मिला हुआ है, लेकिन भूमिहार को गाली देना, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। जनता मालिक है, जाए लड़े घोसी से, घोसी के लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे, नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मरण भूमि है, वह जिंदा हुए हैं और वह दफन भी होंगे। तो मुख्यमंत्री को लगाम लगाना चाहिए। नुकसान भूमिहार जाति को नहीं होगा, इससे भूमिहार पूरा एनडीए को हो जाएगा नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा। ये सच्चाई है, ये मामूली बात नहीं हुआ है। जहानाबाद में किसी जाति विशेष को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आप काम करिएगा तो जहानाबाद के लोग जागरूक हैं, सभी जाति के लोग बुद्धिमान हैं, वो इनके लड़ाई लगवाने से लड़ने वाले नहीं हैं। और जहानाबाद में जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी अशोक चौधरी के बयान पर आपत्ति जता दी है। गोपाल शर्मा ने कहा है कि उनके बयान से भूमिहार समाज काफी आहत है। ये जो माननीय मंत्री का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जो जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुरार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है, ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं है। तो इन बयानों को सुनकर यह समझा जा सकता है कि बिहार में कैसे अशोक चौधरी के बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ चुका है और दरअसल एक एक करके नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, जेडीयू के भीतर ही रार की स्थिति नजर आ रही है। कुछ ही दिनों बाद अब विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले पार्टी के भीतर ये जो रार की स्थिति बन गई है, ये क्या कुछ दर्शा रहा है? देखिए सुबी, दिलचस्प है। कल परसों अशोक चौधरी ने जो बयान दिया जहानाबाद में और जिस सभा को संबोधित करते हुए, जब पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जिस नेता के हवाले से बयान दिया था, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जो जहानाबाद में जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हीं का हवाला देकर ये पूरा बयान उन्होंने दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि जिनकी वजह से ये पूरा
कंट्रोवर्सी हुआ है वो हमारे साथ है। चंद्रवंशी जी, जिस जगह पे अशोक चौधरी ने ये बयान दिया एक जाति विशेष को लेके, आप भी वहां पे मौजूद थे, आखिर क्या था उस बात का अर्थ क्या था और इस तरह के बयान का मतलब क्या है? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक था और यह पहला बैठक था जो, चूंकि नया जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए थे पार्टी के द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा आयोजित वह बैठक था। उसमें हम लोग सब आमंत्रित थे और पार्टी कार्यालय का उस दिन उद्घाटन भी था। तो उसमें बोलने के क्रम में जो बात पार्टी के हित के लिए बोलना चाहिए, उन बातों का जिक्र आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी किए थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वर्करों को, जो वर्कर वहाँ थे उपस्थित, उनको बहुत सा बात समझाने का प्रयास किया था कि पार्टी में रह करके पार्टी के साथ अगर हैं तो पार्टी के नेता का अगर एक बार निर्णय हो जाता है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये आपका भी इशारा किस ओर है? आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? हम तो कोई इशारा का बात नहीं है, उसमें बात इतना ही है कि चूंकि कार्यकर्ताओं की बैठक थी और हमारे चुनाव में काफ़ी लोग जो पार्टी के साथी थे वो लोग सक्रिय होकर काम नहीं किए थे, तो आपके चुनाव में बहुत लोग सक्रिय होकर काम नहीं किए थे, तो उसी पर उन्होंने, चूंकि पार्टी का बैठक था, कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित थे, तो सब लोग उसका सराहना भी किया। पार्टी, आप उस वीडियो को सुनिएगा तो देखिएगा उसमें उनके भाषण के क्रम में ताली भी बज रही। लेकिन एक अशोक चौधरी पर जगदीश शर्मा है, वो बहुत नाराज है, उनका आरोप है कि एक जाति विशेष पर उन्होंने हमला बोला है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो किसी जाति विशेष पर कोई बात बोले हैं। वो सिर्फ वैसे व्यक्तियों पर बोले हैं, वैसे पार्टी के नेताओं के बारे में बोले हैं और जनरल बोले हैं। वो ऐसा थोड़े किसी को इंगित करके या किसी का नाम लेके तो नहीं बोले हैं। अशोक चौधरी ने भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि चंद्रवंशी भी वहां से चुनाव लड़े। आपसे शायद बोला था उन्होंने कि भाई आप अपने बेटे को चुनाव लड़े, उसके बाद भी आप लड़े। हाँ। और उसके बाद ये पूरी परिस्थितियां हुई, तो हार के लिए जो अशोक चौधरी ने बात कही, क्या बात तो सही था? बात तो माने उसमें सत्यता तो है ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो जगदीश शर्मा जो विरोध कर रहे हैं और जगदीश शर्मा ने जो पलटवार किया अशोक चौधरी पे, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पलटवार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो बड़े नेता हैं जगदीश बाबू, हम लोग उनको सम्मान करते हैं और हमको नहीं लगता है कि अशोक चौधरी जी का कोई वक्तव्य उसमें ऐसा है जो उनके विचारों को आघात पहुंचे। लेकिन माना जा रहा है कि भाई इस बयान के बाद जहानाबाद की राजनीति में काफी असर पड़ सकता है। अब देखिए, सब राजनीति में यह सब होते रहता है, कहीं न कहीं कोई नेता बयान देते रहते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्रिया होते रहता है और वो समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जनता निर्णय लेती है। उसमें कहीं कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी पलटवार किया और अशोक चौधरी पर उन्होंने भी हमला बोला। जगदीश शर्मा भी हमला बोल रहे हैं। अब देखिए, हर आदमी का राजनीति जो करते हैं उनका अपना अपना माने विचार होता है और वो अपने विचार के हिसाब से अपना वक्तव्य देते हैं। हमारा जो विचार था वो आपको हम बता दिया। तो सुबह आपने सुना चंद्रवंशी थे और पिछले बार जहानाबाद के सांसद थे। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ जहानाबाद से चुनाव हार गए और इन्हीं लोगों के बीच में वो बयान आया था अशोक चौधरी का, जब उन्होंने कहा था कि भाई हार को लेकर मंथन हो रहा था और जो नई कमेटी बैठी हुई थी उनके सामने मंथन करने के दौरान अशोक चौधरी ने बयान दिया। और अशोक चौधरी से कुछ देर पहले हमने भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग हार के कारण थे और ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें अब समझ में आ गया होगा लोगों के कि कौन ऐसे लोग थे, उन पर उन्होंने निशाना साधा। तो उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने अपने पिता का हवाला दिया। वाकई आनंद, इस पूरे मामले को लेकर खुद अशोक चौधरी ने भी अपने बयान के ऊपर सफाई भी दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के भीतर विरोधाभास की स्थिति बनी है, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनने का मामला सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। पार्टी का आंतरिक मामला इसे बताया गया है। याचिका में कोई दम नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह बहुत बड़ी बात कही गई है। पूर्व जेडीयू नेता ने ये याचिका दायर की थी। पार्टी चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कहा है कि इस याचिका में किसी तरह का कोई दम नहीं। आपको बता दें कि पूर्व जेडीयू नेता की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी।
और अगर भारत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो भारत को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह आरोप लगाया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद देश इस्लामिक कंट्री बनकर रह जाएगा। बेगूसराय में उन्होंने आरोप लगाया कि अगर विपक्ष के नेता का बस चले तो शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम। और गिरिराज सिंह के इस्लामिक कंट्री बनाने वाले बयान पर सियासत काफी तेज है। विपक्ष ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार कर दिया है। के नाम पर नफरत फैलाना ही एक काम रह गया है। इनको तो रोजगार पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर बोलना नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी भारत पाकिस्तान, ये करने से देश का भला होने वाला नहीं है। और कोई भी अगर नफरत फैलाता है, समाज को बांटने का काम करता है, तो ये देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो एक विरासत की राजनीति में जिनका अहम रोल अपनी पार्टी और परिवार में निभाने के लिए लड़ाई और झगड़ा चल रहा है, ऐसे लोग समाज और राज्य का भला नहीं कर सकते हैं। मैं तो ऐसे परिवारवादी पार्टी और नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अपने अपनी पार्टी में जो संघर्ष के बल पर आगे आने वाले युवा राजनेता हैं, ऐसे लोगों को आगे ला करके आप एक उदाहरण पेश करें। इन लोगों को न तो राष्ट्र हित की कोई परवाह है और न ही देश के पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति की। इंडी गठबंधन के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन देने वाले लोग हैं। एक धर्म विशेष के लोगों का वोट पाने के लिए सनातन धर्म को अपमानित करना और सनातनियों को गाली देना इनकी आदत बन गई है। यह बिल्कुल सही है कि इनका बस चलेगा तो ये रविवार की छुट्टी को बदलकर शुक्रवार को कर देंगे। हिंदुओं के धर्म स्थानों को छीनकर एक धर्म विशेष के लोगों को दे देंगे। नौकरियों में धर्म के आधार पर सीटों को आरक्षित कर देंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर धरना देने जा रहे हैं और इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद मांग कर चुके हैं कि आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। जब भी इन तबकों के आरक्षण के लिए पहल होती है, कई अवसरों पर देखा गया है लोग अदालत का दरवाजा खटखटा करके उसको रोकते हैं। हमारे नेता और मुख्यमंत्री स्वयं मांग कर चुके हैं कि इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व और जेडीयू के सहयोग से ही संभव होंगी। दिखावा मात्र के लिए धरना प्रदर्शन करना बेमतलब बेमायने। वहीं आरजेडी नेता कल बिहार में धरना देने जा रहे हैं और इसे लेकर लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव केवल नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दलित से प्रेम है तो किसी दलित को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिखाएं। नौटंकी है, नाटक है। केंद्र सरकार माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है और दलितों के पिछड़ों के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके शुभचिंतक हैं और तेजस्वी यादव जी सिर्फ नौटंकी करते हैं। अगर इतना ही उनको दलित प्रेम है, आरक्षण का है, तो किसी अपने पार्टी में किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर दें तो हम समझते हैं कि उनको थोड़ा सा भी प्रेम होगा। अगर कुछ बनने की बात आता है तो पूरा परिवार अपने रहेंगे, अपने डिप्टी सीएम बने, क्यों नहीं किसी दलित को करते हैं। ये सब नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। और असम विधानसभा में शुक्रवार को जुम्मा ब्रेक खत्म किए जाने पर सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी को नमाज
पढ़ने की दिक्कत नहीं है, जिसको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ेंगे। भारत में किसी को रोक नहीं है, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। दरअसल 1937 में यह नियम उस वक्त बना था जब असम में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला का शासन हुआ करता था। इस नियम के तहत हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाता था। विशेष तौर पर छुट्टी दी जाती थी। असम विधानसभा ने इस छुट्टी के नियम को अब खत्म कर दिया है। तो जुम्मे के ब्रेक पर बवाल मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 1937 से ये नियम बनाए हुए थे, जिसे अब रोक दिया गया है। और अगली खबर मधुबनी से, जहां रहुआ संग्राम में नाराज भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची मधेपुर थाने की पुलिस ने लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल महिला ने सबसे पहले जवान को धक्का मारा और उसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। भीड़ के हमले में मधेपुरा थानाध्यक्ष के साथ ही एसआई और 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि रहुआ संग्राम के दिनेश कामत का शव 15 अगस्त को मिला था और उसकी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार से ही प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर सड़क जाम किया गया, जिसके बाद से हालात ऐसे बन गए। अगली खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने अभियान चलाते हुए बहुत बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। सवैयाटांड़ पंचायत के कठौतिया के जंगलों में संचालित अवैध देसी शराब की 12 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मौके पर 10,000 लीटर अवैध महुआ जावा नष्ट किया गया। वहीं पुलिस के आने की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।